कॉलेज के ज़माने में मेरी उम्र जबकि 16-17 साल होगी, मैं भला की खूबसूरत और मासूम थी। मेरी कोई सहेली शुरू में नहीं बनी थी क्योंकि मैं बहुत ही मासूम और कमगो थी, मुझसे कोई बातचीत नहीं करता था। तभी एक दिन एक लड़की अचानक कॉलेज के अंदर आती मुझे दिखाई दी। मैंने देखा उसने नकाब ओढ़ रखा था और वो बड़ी ही खूबसूरत, बड़ी बड़ी गुलाबी आंखों वाली थी। उसको देखकर लगा जैसे वो मुझे कब से देख रही हो। मैं उसको देखते ही रास्ते से हट गई थी कि वो एक बारूब शख्सियत की मालिक थी। फिर मैंने उसकी तरफ काफी देर देखती रही क्योंकि वो खूबसूरत बहुत थी। मैंने उसे देखा तो देखती ही रह गई। फिर इत्तेफाक से मैं अपनी क्लास में गई तो देखा वो लड़की भी वहीं बैठी थी। उसे नकाब के बगैर देखकर मैं और ज्यादा हैरान हुई थी। वो वाकई खूबसूरती का शाहकार थी। मैंने उसे देखा और सोचा मैं इसे दोस्ती जरूर करूंगी क्योंकि आज से पहले मेरी क्लास में मौजूद नहीं थी। पर उसकी नौबत नहीं आई। उसने चंद ही दिन में मुझे अपना मुरीद बना लिया। अब मैं हर वक्त उसके साथ घूमने फिरने लगी। एक दिन वो मुझसे कहने लगी तो मेरे घर चलो, मैं तुम्हें अपनी माँ से मिलवाती हूँ। मैं बहुत खुश होकर उसके घर गई। उसकी अम्मा ने मुझे देखते ही सीने से लगा लिया जैसे मुझे बहुत दूर से जानती हूँ और मैं इनके लिए एक रिश्तेदार से ज्यादा हैसियत रखती हूँ। इन्होंने मुझसे जी भर कर बातें की और बोली तुम जैसी प्यारी लड़की मैंने आज तक नहीं देखी। मैं उनकी बातें सुनकर दिल ही दिल में शर्मा भी रही थी, पर मैं जानना चाहती थी कि वो मुझसे इतना अच्छा सलूक क्यों रवा रखे हैं। मुझे मेरे छठी हिस्स खतरे की घंटी बजा रही थी और ऐसा लगता था जैसे कोई बात मुझसे छुपाई जा रही है क्योंकि उस औरत की आंखों में मुझे देखते ही एक अजीब सी चमक आ गई थी। अब वो चमक खुशी की थी, मकारी की थी या फिर किसी आने वाले खतरे की मैं नहीं जानती। पर उस औरत ने मुझे बहुत प्यार किया। कभी मुझे गले लगाती, कभी खुद से चिमटाती तो कभी मुझे चूमने लगती। मुझे उस औरत की ये हरकतें कुछ खास अच्छी नहीं लगी थी, मगर मजबूरन इसलिए कि वो सोबिया की दोस्त थी तो मैं खामोश रही। अगले दिन जब मैं घर में ही थी, अम्मा से अभी सोबिया का जिक्र कर ही रही थी कि दरवाजे पर जोर जोर से दस्तक होने लगी। मैं हैरान हो गई कि इतनी जोर से दरवाजा कौन बजा रहा है। आज तो इतवार का दिन है, अब्बा भी घर पर थे। अम्मा ने कहा तुम जाकर दरवाजा खोलो। मैंने दरवाजा खोला। सामने खड़े लोगों को देखकर हैरान रह गई। ये सोबिया और उसकी माँ खड़े थे जो मुझे सलाम कर रहे थे। मैं उनको देखकर हैरान थी कि मेरे घर का पता इन दोनों औरतों को कैसे मालूम हुआ, पर ये वक्त उन बातों का नहीं था। मैंने उनके सलाम का जवाब दिया और उन्हें घर के अंदर ले आई। इन्हें चाय पानी पेश। अम्मा ने आकर पूछा ये लोग कौन हैं? मैंने कहा मेरी सहेली सोबिया और उसकी वालिदा हैं। ये देखकर अम्मा ने भी उनसे खुशदिली से मुलाकात की। अम्मा ने इन्हें बताया कि मेरी बेटी बहुत मासूम है, जबकि मेरी नजरें उस औरत पर थीं, जबकि वो औरत पूरे घर को दीदे फाड़ फाड़ कर देख रही थी। ऐसा लगता था जैसे इसने पहली बार इंसानों का घर देखा हो। वो बार बार सारे घर का जायजा ले रही थी और मैं उस औरत की चालाकी देख देख कर हैरान हो रही थी। आते ही उसने अम्मा से बातें शुरू कर दी। मुझे भी अपने पास बुला लिया और ऐसे बात करने लगी जैसे कि वाकई हमारी पहले से रिश्तेदार हो और इसका हम पर बड़ा हक हो। यूं मुख्तलिफ बातें करने के बाद इसने मुझसे कहा कि बेटी चाय पानी तो पिलाओ। शर्मिंदा होकर मैं कमरे से उठकर चाय लेने किचन में चली गई। आई तो अम्मा के चेहरे के तासुरात बदले हुए थे। वो बड़े गुस्से में लग रही थी, जबकि वो औरत नून सा चेहरा लिए वहीं बैठी हुई थी। फिर उसने अम्मा से खुद ही कहा बहन जी आपको तो मेरी बात पसंद नहीं आई, आप भाई साहब को बुला लीजिए, हो सकता है कि उनको हम खाकसार अच्छे लग जाएं। अम्मा ने उनसे कहा कि नहीं, मैं अपने शौहर को तकलीफ नहीं दूंगी। इस बात का तो सवाल ही पैदा नहीं होता जो आपने कही है। फिलहाल मैं अपनी बेटी के बारे में ऐसा कुछ नहीं सोच रही। इतने में अब्बा जान खुद ही आ गए। अब्बा जान से इस औरत ने न जाने क्या बात की कि अब्बा जान के चेहरे पर खुशी के फूल खिल उठे। कहने लगे कि ठीक है, मुझे मंजूर है। औरत के चेहरे पर मकराना मुस्कुराहट आ गई और यूं वो हमारे घर से निकल गई। मैं सोच नहीं सकती थी कि वो औरत मेरे अब्बा को क्या कहकर गई है। अम्मा को भी अब्बा ने कुछ खास नहीं बताया। कहा कि बस तुम अपनी बेटी की शादी की तैयारियां करो। इसकी शादी निहायत अच्छे घर में होगी जहाँ से इसकी जिंदगी बदल जाएगी। मैं अब्बा के अचानक फैसले पर बहुत परेशान हुई, मगर मुझे ये समझ नहीं आ रहा था कि आखिर उस औरत ने 1 मिनट में ऐसा क्या खोलकर अब्बा को पिला दिया कि अब्बा ने मेरा रिश्ता बगैर पूछे ही पक्का कर दिया। ये बात मुझे परेशान कर रही थी, पर मैं चुप रही। यहाँ तक कि अगला दिन आ गया। अब्बा मुझे खुद ही बाजार लेकर गए। बोले कि मैं तुम्हारी शादी का जोड़ा खरीदना चाहता हूँ, पर अभी नहीं, तुम्हारी शादी 6 महीने बाद होगी। इन लोगों ने मुझे अच्छी खासी रकम दी है, बहुत अमीर घराने से ताल्लुक रखते हैं। तुम तो ऐश करोगी वहाँ। वैसे भी उस औरत की बेटी तुम्हारी सहेली है, तुम्हें कोई एतराज नहीं होना चाहिए। लड़कियां तो ऐसी शादियों पर खुश होती हैं, फिर तुम्हें क्या मसला है। अब्बा की बातें अजीब सी थीं, जिन्हें सुनकर मुझे लगा जैसे अब्बा को मुझसे मोहब्बत न हो, बल्कि वो ये चाहते हूँ कि मैं इस घर से जल्द अज जल्द निकल जाऊँ। मैंने अब्बा से भले गिला नहीं किया, लेकिन मेरे दिल में बहुत सारी बातें थीं। इन्हीं बातों को लिए मैं अपने ससुराल आ गई। ससुराल आने पर मेरे तासुरात बहुत मुख्तलिफ थे। मैं अपने होने वाले शौहर के बारे में सोच रही थी।
मैंने सोचा था मेरा शौहर आएगा, मुझसे बातचीत करेगा, मैं उसे अपनी प्यार भरी बातों में उलझा दूंगी। यूं वो अपनी माँ की उन सख्त बातों को भूल जाएगा जो शायद उसने मेरे बारे में की हूँ। क्योंकि रात का वक्त काफी गुजर चुका था, अभी तक मेरा शौहर कमरे में नहीं आया था। अब मुझे परेशानी ने आन लिया और फिर ऐसा ही हुआ। मेरा शौहर काफी देर के बाद कमरे में दाखिल हुआ। मुझे अपनी सास की कोई बात अभी तक समझ नहीं आई थी। फिर वो मुझसे खाना खिलाने के बारे में पूछने लगी। बोली कि तुम्हारे यहाँ क्या रस्म है, क्या हमें तुम्हारे घर वालों के पास जाना होगा। मैंने कहा नहीं, वो शायद नाश्ता लेकर आ जाएं और मैं शाम तक चली जाऊंगी। मेरी सास इतनी सी बात पर खामोश होकर अपने कमरे में चली गई। शायद उनको इंतजार था कि इसके बाद मैं अपने घर वालों से फारिग होकर कब उन्हें अपनी असल घर वाले, असल खानदान मानूंगी। लेकिन मेरे दिल में मेरी सास के बारे में और भी बहुत सारी बातें थीं जो मुझे परेशान कर रही थीं, और वो भी पहले ही दिन से। मेरे शौहर ने मुझसे आकर कहा कि मैं तुम्हारे लिए शाम को एक खुशखबरी लाऊंगा। मैं खुश हो गई कि चलो, मेरे शौहर का रवैया तो मुझसे बेहतर हुआ। दिन भर सास ने मेरी बहुत खिदमतें की, मुझे खूब खिलाया पिलाया और बोली, अब तो मेरे साथ ही रहना। जानती है मैंने तुझे अपने बेटे के लिए पसंद क्यों किया। मेरी सास ने पूछा तो मुझसे कोई जवाब न बन पड़ा, इन्होंने खुद ही जवाब दिया। मैं जानती थी कि तुम खूबसूरत और मासूम हो तो मेरे बेटे को खुश रखोगी। मेरा बेटा भी सीधा साधा है, उसे ज्यादा सियासत वाली बातें नहीं आती, जिनमें ज्यादा बहस करना हो वो ऐसी जगहों पर जाता ही नहीं है। मैं जानती हूँ तुम ऐसी हो कि अपने शौहर के बगैर भी सब्र और शुक्र से रह लोगी। दरअसल मेरा बेटा प्रदेश में ही रहता है। ऐसे में तुम तो जानती हो आजकल की औरतें कहाँ अपने शौहर के बगैर गुजारा करती हैं। मुझे तुम शर्मो हया वाली लगी, इसीलिए मैंने सोचा कि मेरा बेटा प्रदेश में भी हुआ तो तुम उसकी अमानत की हिफाजत करोगी। अपनी सास की बातें सुनकर मैं मुतमईन हो गई। इसका मतलब तो साफ यही था कि मेरा शौहर परदेश जाने वाला था और मेरी सास मुझे इसलिए ब्याह कर ले आई थी कि मैं अपने शौहर के परदेश में रहते हुए भी ससुराल में उनकी खिदमत करती रहूंगी। मैंने इस बात पर कोई जवाब नहीं दिया था। मैं जानती थी ये मेरी किस्मत में लिखा है, सो बोलने का कोई फायदा भी नहीं। मेरा शौहर एक हफ्ता तक घर रहा, उसके बाद अलविदा कहने का वक्त आ गया। पर इस दौरान मेरी सास बहुत बेचैन रही। ऐसा लगता था जैसे वो हम दोनों की निगरानी कर रही हूँ। हम दोनों को एक दूसरे से ज्यादा करीब न होने देती, बात करते तो भी दूर कर देती, या फिर ये कहती कि क्या ही जमाना आ गया है, घर में एक जवान बहन मौजूद है पर भाई भाभी को शर्म नहीं आ रही। बस इन्हीं बातों की वजह से मैं और मेरा शौहर किसी दुश्मन की तरह दूर दूर रहते थे। शौहर के जाने के बाद मैंने सोच लिया कि अब मैं अपनी जिंदगी में बदलाव लेकर आऊंगी। मैंने अपनी सास की हर बात मानना, सास की हर बात मानना छोड़ दी, अपनी आज़ादी से जिंदगी गुजारने लगी। मेरी सास एक दिन मुझसे कहने लगी कि तुम अपने शौहर की जाने के बाद बहुत ज्यादा परेशान रहती हो, मैं तुम्हें डॉक्टर के पास ले चलूंगी। मुझे अपनी सास की बात बहुत अजीब लगी। शौहर के जाने के बाद मैं कौन सा कोई बीमार हो गई थी। वैसे भी तो उन्होंने 1 साल बाद आ ही जाना था, पर मेरी सास बार बार इसरार कर रही थी कि मैं तुम्हें डॉक्टर के पास लेकर जाऊंगी। तुम तो जानती हो शादीशुदा औरतों के और भी कई मसले होते हैं। ये देखकर मुझे बहुत हैरानगी हुई थी, क्योंकि सासें तो खुशी मनाती हैं कि उनके घर में औलाद आने वाली है और ये कि उनकी बहू अब उम्मीद से है, मगर मेरी सास को इस बात से कोई खुशी नहीं हुई थी। उल्टा वो परेशान हो गई, मुझे करख नजरों से घूरने लगी। आजकल की लड़कियां भी बहुत तेज हैं डॉक्टर, सास ने मुंह में बुड़बुड़ाते हुए कहा था। डॉक्टर को सास की कोई बात समझ नहीं आई। घर से हम लोग वापस आ गए। मैंने सोचा कि मैं अपनी सास को अब बहुत खुश रखूंगी या वो मेरा ख्याल रखेंगी, पर ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। अगले ही दिन से मेरी सास ने मुझसे भारी काम करवाना शुरू कर दिए। हालांकि ऐसा कभी होता नहीं था कि मैं घर के भारी कामों के लिए हाथ उठाऊं। हमारे घर में एक काम वाला लड़का भी था जो घर के तकरीबन सभी काम कर लेता था, मगर फिर भी न जाने क्यों मेरी सास को घर के सभी काम मुझसे ही करवाने थे। एक दिन तो हद ही हो गई। सास बोली कि मेरे कमरे में कुछ गिर गया है, मुझे कमरे में फौरन ही अपने बिस्तर की चादर धोनी है, पानी वाली बाल्टी लेकर आ जाओ। मैं उन दिनों उम्मीद से थी मुझे सास का ये रवैया बहुत बुरा लगता, पर शौहर नाराज न हो जाए सो मैं उनकी हर बात मान लेती। सो मैंने बिला छूछरा पानी की भारी बाल्टी उठाई और सास के कमरे की तरफ चल पड़ी, मगर रास्ते में ही मुझसे तवाज़ुन बरकरार न रखा गया और मैं गिर पड़ी। यूं मैं जमीन पर जा गिरी और मेरा काम तमाम हो गया। मेरी सास के चेहरे पर उसी वक्त एक मकाराना मुस्कुराहट थी, जिसका मतलब यही था कि उनका मुकम्मल करदा काम अब उनकी खुशी और तस्कीन का बाइस बन रहा है। मैं हार गई थी, जबकि वो अपनी ही नस्ल को दुनिया में आने से रोककर बहुत खुश हो रही थी। मुझे बहुत अजीब हो रही थी, मुझे बहुत अजीब लगा था। इस वाक़े से मेरा बच्चा ज़ाया हो गया, मेरी ख्वाबों और उम्मीदों का मरकज़ इस दुनिया से आने से पहले ही चला गया। मैं परेशान तो बहुत हुई, पर इसका जिक्र किसी से नहीं किया। लेकिन मेरी सास का रवैया अजीब था। ऐसा कौन सास चाहेगी कि उसके बेटे के लिए एक अच्छी बहू न हो। खैर उस दिन के बाद से खिलाफ तवक्के सास ने मेरा बहुत ज्यादा ख्याल रखना शुरू कर दिया। जब मैं उम्मीद से थी तब वो मेरा कोई ख्याल न रखती, पर अब जबकि मेरी उम्मीद खत्म हो गई थी, मेरी सास मेरा बहुत ख्याल रखने लगी। मुझे कमरे में लाकर खाना देती और कहती
किसी और चीज़ की ज़रूरत हो तो मुझे बताना, मैं तुम्हारे लिए खुद लेकर आऊँगी। इस वक्त तुम्हें बहुत ज़्यादा इलाज और तवज्जो की ज़रूरत है। मैं अपनी सास की बातें सुनकर खुश भी होती और मुझे अजीब भी लगता, क्योंकि कोई औरत अपनी बहू की इतनी परवाह करने लगे तो ये बात भी मशकूक ही लगती है, वो भी उस वक्त जब ठीक एक दिन पहले सलूकी पर उतर आई थी। बहरहाल इनका रवैया मेरे साथ बहुत अच्छा हो गया। मैं इनसे हर बात करने लगी, यानी दिल की कोई भी बात होती मैं अपनी सास को जरूर बताती। मेरी सास भी मुझसे बहुत खुश थी, मगर मैं क्या जानती थी कि ये खुशी सिर्फ और सिर्फ एक आरजी खुशी है। ये गर्मियों के दिन थे जब हम सब लोग बाहर सो रहे थे। मैंने देखा मेरी नंद में मेरी सास और बाकी सब लोग भी बाहर सहन में ही थे। सास ने मुझे सख्ती से मना कर रखा था कि चूंकि बिजली का बिल बहुत ज्यादा आता है, सो अपने लिए बिजली का इस्तेमाल कम करो। मेरी सास ये बातें कर तो रही थी, पर मैं जानती थी इस घर में बिजली के बिल का कोई मसला नहीं है। वो बस खामखा मुझे एक कमरे में अकेले नहीं रहने देना चाहती थी। अजीब बात थी, मेरी सास मुझे कमरे में अकेले भी न रहने देती, हर वक्त मेरे पास ही रहती थी। खैर उस दिन मुझे नींद नहीं आ रही थी, रात काफी हो गई थी। रात का न जाने कौन सा पहर था कि घर के दरवाजे पर हलचल सी महसूस हुई। इससे पहले कि मैं उठकर देखती कि कौन है, 4 लोग हमारे घर के सहन में दाखिल हो चुके थे। मैं उनको देखती रह गई। मैंने चीख भी मारी, मगर इन लोगों ने मेरी एक न सुनी और साथ ही बिस्तर पर लेटी मेरी नंद को चादर समेत उठाकर भागने लगे। ये आदमी बहुत ही हट्टे कट्टे और तरोताजा थे। इनको देख कर लगता कि इन लोगों की हालत ऐसी क्यों है। ये यकीनन किसी बदमाश गिरोह के लगते थे। मेरी नंद को उठाकर ले गए। मेरी सास और मैं चीखें मारते रह गए, पर किसी ने हमारी एक न सुनी। बाहर खड़ी गाड़ी ने चंद ही लम्हों में मेरी नंद को मुझसे दूर कर दिया। मैं चीखती चिल्लाती रह गई, पर किसी ने मेरी कोई बात न सुनी। जब मेरी सास ने मुझे चीखते हुए देखा तो बोली, तू क्यों चीख रही है? ओ खुदाया, ये क्या हो गया? गजब हो गया। ये मेरी सास के जुमले थे। वो ये कहती हुई बाहर की तरफ बढ़ी और उन लोगों से बोली कि रुक जाओ। तो इतने में एक और आदमी, जिसको मेरी सास ने इशारा किया था, वो कमरे में दाखिल हुआ। वो मेरी तरफ बढ़ रहा था कि मैं दरवाजा फलांग कर बाहर निकल गई। सख्त काला अंधेरा था, अमावस की रात थी। मैं एक तरफ भागती चली गई है, सो मैं घर से निकल गई। मैं जानती थी मेरी सास जो मुझे घर से अगवा करवाने की साजिश कर सकती थी, वो कुछ भी कर सकती है। भटकते वाने की साजिश कर सकती थी, वो कुछ भी कर सकती है। भटकते भटकते मैं एक जगह पर गई जहाँ पर एक कच्चा घर बना हुआ था और ये घर एक खाली प्लॉट में वाक़ था। मैंने उस घर का दरवाजा खटखटाया तो मालकिन बाहर आ गई। इसने जो मेरी हालत देखी तो मुझसे कहने लगी कि बेटी तुम इस वक्त कहाँ से आ रही हो? बूढ़ी बज़ाहिर तो मुझे हमदर्द लगी, पर मैं क्या जानती थी कि ये भी मेरी सास ही की तरह मक्काराना चेहरे की मालिक है। वो मुझे अपनी झोंपड़ी में बिठाकर मुझसे बहुत बातें करने लगी। मैंने रफ्ता रफ्ता उसे सारी बातें बता दी कि मैं कहाँ से आई हूँ, किस जगह से ताल्लुक रखती हूँ। मुझसे बड़ी भूल ये हुई कि मैं उस औरत को पहचान नहीं पाई। मेरी रात उसी कमरे में हो गई। सुबह हुई तो उस औरत ने मुझसे कहा, आओ मैं तुमको तुम्हारे शौहर से मिलवाने ले चलती हूँ। मैं जानती हूँ तुम परदेश में उसे बहुत ज्यादा याद करती होगी, जाहिर है तुम दोनों की नई नई शादी हुई है, वगैरह वगैरह। ये बातें करके वो औरत मिली, मगर जहाँ ले गई थी वो कोई आम जगह नहीं थी, बल्कि एक बुराई का अड्डा था। मैंने तो सोचा भी नहीं था कि मेरे लिए इतना बड़ा अजाब मेरा इंतजार कर रहा होगा। मेरी सास ने मुझे घर से निकाल दिया और इस बूढ़ी औरत ने भी मुझसे धोखा किया। ऐसा क्यों हुआ? मैं अपनी किस्मत पर रो रही थी। फिर मुझे एक बाज़ारे हुस्न में पहुंचा दिया गया। यहाँ जाकर मुझे ऐसा फरोख किया कि मेरी कीमत लगने लगी। मैंने सोचा भी नहीं था कि मेरी जिंदगी में इतना बुरा दिन भी आएगा कि मुझे एक ऐसे बाजार पर पहुंचा दिया जाएगा जहाँ मेरी इज्जत नीलाम होगी। पर आगे एक और बड़ा धचका था जो मुझे लगने वाला था। मैंने वहाँ बैठी उस औरत को देखा और उसे देखते ही मेरी तो जैसे जान निकल गई थी, या यूँ कह ले मेरी जान में जान आ गई थी। ये वही औरत थी जो मेरी सास के घर आती रहती थी, यानी मेरे ससुराल में अक्सर आती, मेरी सास से बातचीत करती। मैं सोच भी नहीं सकती थी कि मेरा राब्ता इस किस्म के लोगों से होता होगा। वो मुझे देखते ही चौंक पड़ी। उसने मुझे आगे बढ़कर सीने से लगाया और बोली, बेटी तुम यहाँ कैसे आई? मैंने उसको सारी बात सच सच बता दी। तब वो रोने लगी, बोली कि मैंने ही तुम्हारी सास को पैसों का लालच देकर तुम्हें खरीदने का कहा था, पर मैं तुम्हारी फितरत जान गई थी। तुम तो बहुत शरीफ लड़की थी। मैंने तुम्हारा पीछा छोड़ दिया, पर तुम्हारी सास का हम लोगों से पुराना ताल्लुक है। उसने तुम्हें बेचने के लिए नया गाहक ढूंढ लिया और अब तुम घूम फिर कर यहीं आ पहुंची हो। उस औरत के मुंह से अपनी सास की ये कारनामे सुनकर मेरी हैरत की इंतहा न रही। मैंने तो यही सोचा था कि मेरी सास एक नेक औरत है, पर वो क्या निकली, ये जानकर मुझे सख्त मायूसी भी हुई थी। मेरी खामोशी ने रंग लाया। वो औरत मुझ पर तरस खाकर मुझे छोड़ने पर राजी हो गई, क्योंकि वो मुझे मेरी सास के घर देख चुकी थी। मैं मेहमानों की खूब खिदमत खातिर भी किया करती थी। यही बात उस औरत को पसंद आ गई। यूं मैं एक गुनाह की दलदल में फंसने से बच गई। पर मैंने दोबारा अपने शौहर के घर का रुख नहीं किया, क्योंकि जिस घर में बुराई मिलावट की तरह शामिल